नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर को है और बहुत ही कम समय अभी आपके पास बचा है। ऐसे में आपको पढ़ना वही है जो आपके पेपर में आए। और देखिए, आज इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टॉप 100 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। जनरल साइंस क्या बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और आज इस क्लास में जो टॉप 100 क्वेश्चन जीव विज्ञान के आपको करवाएंगे बायोलॉजी के, ये क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो आज का जो ये क्लास है, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक जरूर देख लेना। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपका भी पेपर है 1, 7 और 15 अक्टूबर को, तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देख लेना है। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का मैं आपको प्रॉपर तरीके से 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है। यानी देखिए, स्पंज जो होता है उसके सिरे पर जो सबसे बड़ा छिद्र होता है यानी छेद होता है, वो क्या कहलाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कुलम। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, याद रखना अस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है। तो देखिए, मधुमक्खियों को पालने की जो विधि है उसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। देखिए, हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछलियों को पाला जाता है, और सेरीकल्चर का संबंध है रेशम पालन से या रेशम उत्पादन से। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिए मीठी क्रांति जो है, मीठी क्रांति का संबंध भी मधुमक्खी पालन से ही है, शहद उत्पादन से। ठीक है, याद रखना। अगला है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें। तो देखिए, जो सांस लेने की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, वो किसमें संपन्न होती है। याद रखिएगा साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन या अपशिष्ट कौन सा होता है। तो याद रखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन या अपशिष्ट क्या होता है। तो याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यूरिया। नेफ्रॉन किससे संबंधित है। देखिए, नेफ्रॉन का संबंध किससे है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेफ्रॉन जो कि किडनी यानी ब्रिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रिक। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो याद रखिएगा साथियों, निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें। देखिए, अभी जो एमपी पुलिस का पेपर हुआ है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2023 वाला, तो एमपी पुलिस में क्या हुआ था कि साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से पूछा गया है। और वही हो सकता है कि बिहार पुलिस में भी साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिले, क्योंकि देखिए ज़्यादातर परीक्षाओं में साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा अल्ट्रासाउंड का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर आपसे पूछे पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। तो देखिए, भ्रूण के विकास के लिए वो कौन सा अंग है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जाती है। तो याद रखिएगा बीजांडसन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बीजांडसन। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो देखिए, थायराइड जो कि ग्रंथि है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन जठर जो है ये ग्रंथि नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर का रस जो कि मानव के पेट में स्रावित होता है, ये साथियों ग्रंथि नहीं है। तो जठर करेक्ट होगा। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो देखिए, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बंदर से। राइट है ऑप्शन नंबर डी।
मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क का ही एक भाग है और उस ग्रंथि से ये पता चलता है कि भूख लगा है, प्यास लगा है, या जब पेट भर जाता है तो वही ग्रंथि हाइपोथैलेमस हमें बताती है या निर्देश करती है कि हमें मेरा पेट भर गया है या फिर हमें जो है भूख लगा है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मानव शरीर का वो कौन सा कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनर्नियोजना या पुनर्योजना की शक्ति होती है? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लड ग्रुप ओ में, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? तो ब्लड ग्रुप ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखिए, ए बी जो होता है इसमें एंटीजन पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। बाकी आपको पता है कि ए बी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है और ब्लड ग्रुप ओ जो है ये सर्वदाता होता है। अगला है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी देखिए किस में नहीं पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है साथियों बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिनों तक। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं और यहीं पर जो सफ़ेद रक्त कण होता है WBC वो ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट या प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो याद रखिएगा WBC, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसको कहते हैं? या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान या शमशान किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों प्लीहा को, ऑप्शन नंबर बी। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ध्यान से देखिएगा, एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होता है? तो देखिए, व्हेल जो होता है इसमें गर्म रुधिर होता है साथियों, याद रखना। और हृदय के चेंबर, व्हेल का जो हृदय होता है उसमें कितना चेंबर होता है? तो व्हेल स्तनधारी होता है, इसीलिए 4 कोष्ठीय हृदय होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी होता है नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र ये चमगादड़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो देखिए, अंडा देने वाला जो स्तनधारी है वह साथियों प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी आंखें जो होती है वो किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की, ऑप्शन नंबर बी डियर। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? तो इनमें से कौन सा एक नियत तापी प्राणी है, यानी अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाया रखता है? तो याद रखिएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है या हो जाता है? तो याद रखिए कंकट चूहा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो साथियों देखिए, बिल्ली की आंखें रात में चमकती है टेपिटम लूसिडम के कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मानव का जैविक नाम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, मानव का जैविक नाम क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो होमोसेपियंस, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोसेपियंस, जो कि मनुष्य का जैविक नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा प्राणी है जो कि स्तनधारी नहीं है। मनुष्य, व्हेल और चमगादड़ तीनों ही स्तनधारी हैं, लेकिन मछली स्तनधारी प्राणी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो देखिए, कैसे हम पहचानते हैं कि ये जीव जो है वो स्तनधारी है? तो उसमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, 4 कोष्ठीय हृदय होता है और उसमें श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बिहार पुलिस में ये वीडियो जो है
आग लगा देगी साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे आपके सेंटर में। और एक चीज़ बता दें, बिहार पुलिस में जितने भी आपके जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, अभी आज ही से स्टार्ट किया है। और एक चीज़, इससे पहले मैंने बिहार पुलिस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया है, वो भी आप लोग जाकर देख लेना। और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डेली कराऊंगा, उन टॉपिक को देख कर जाना। 100% जो है आपको वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है, यानी वह पक्षी जो उल्टी ओर उड़ान भरता है। तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड। देखिए हमिंग बर्ड आपने पढ़ा होगा, यह संसार की सबसे छोटी पक्षी है और ये उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किसने बनाया था। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और FG बेंटिंग याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिकी है, यानी इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। देखिए इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में, तो इस बीमारी में साथियों रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये एक आनुवांशिक रोग है, याद रखना। अगला है, अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है। तो याद रखिए अमरत्व का जो गुण होता है वह हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होता है। तो देखिए हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है साथियों टेंटेकिल्स। ऑप्शन नंबर सी। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान से देखिएगा, पावोक्रिस्टेसस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बाघ का वैज्ञानिक नाम तो आप सभी को पता होगा पैंथरा टिग्रिस होता है। मोर का मैंने बताया पावोक्रिस्टेसस होता है। मनुष्य का होमोसेपियंस होता है और मेढक का होता है राना टिग्रीना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें। तो देखिए डॉल्फिन वर्ग के जो डॉल्फिन जो होते हैं वो साथियों स्तनी यानी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होता है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा जंतु है जिसमें आंसू ग्रंथि नहीं होता है। तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे विषैली मछली कौन सी है। तो इनमें से सबसे विषैली जो मछली है वह साथियों पाषाण मछली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा शारीरिकी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी देखिए ये जो स्केबीज रोग है ये खुजली का एक प्रकार का रोग है और ये किसके कारण होता है। तो देखिए खाज खुजली ये सब किसके कारण होता है, कवक के कारण, फुंगी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो याद रखना एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये भी कवक के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। तो पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये भी याद रखना। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए वह उत्तक कौन सा है जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा कैम्बियम। ऑप्शन नंबर बी। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है किससे। ध्यान से देखिएगा साथियों, व्यापारिक कॉर्क जो होती है ये कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिएगा वह कौन सा पादप हार्मोन है जिसको छिड़कने से अनिषेक फल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सिन जो कि एक पादप हार्मोन है, इसकी भी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वह है जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ पर। तो देखिए कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। अगला है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा परासरण। ऑप्शन नंबर सी। यानी जिसको किडनी की समस्याएं होती है
उसके लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, यानी पुराने खून को बदलकर नया खून जो है इसमें दिया जाता है डायलिसिस करके, ठीक है। तो इसमें निहित प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो परासरण याद रखना। अगला है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका, तो याद रखना चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी। पेचिस के रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो पेचिस का रोग जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो क्या है, तो याद रखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटमीबा, ऑप्शन नंबर ए। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो देखिए आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है ये नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दूरदृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो देखिए हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, जैसे कि पालक की सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो याद रखिएगा साथियों विटामिन सी की कमी के कारण। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो देखिए जब ब्रिक यानी किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो देखिए इंसुलिन कहाँ से निकलता है साथियों, तो अग्नाशय ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा। अगला निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से यानी बीटा कोशिकाओं से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ही की तरह कार्य करती है, तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि। अगला है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो देखिए रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो साथियों याद रखना एड्रीनल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी एडिनेलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, तो देखिए इनमें से वो कौन सी ग्रंथि है जो आंसू को स्रावित करती है, याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है, तो देखिए साथियों थाइमस ग्रंथि जो होता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो देखिए इनमें से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो परावटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन में, ऑप्शन नंबर ए। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ध्यान से देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों पिनियल ग्रंथि ये कहाँ स्थित होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर है मस्तिष्क में, ब्रेन में, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, तो प्रथम परखनली शिशु जो हुआ था उसका नाम था साथियों लुइस, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट है लुइस। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, तो मनुष्य के शरीर में कौन सी वो ग्रंथि है जो वाहिनी विहीन ग्रंथि है, तो देखिए अंतस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को। साथियों पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क के आधार में होता है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो करेक्ट आएगा पिता के गुणसूत्र से। गुणसूत्रों की टोटल संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ी। अगला है निम्नलिखित में से किसके कुशक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, तो मिक्सीडीमा जो है किस ग्रंथि की खराबी से होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आउट ग्रंथि या आउटू ग्रंथि के, ऑप्शन नंबर बी। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन और सेरीकल्चर
सेरिकल्चर रेशम पालन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो देखिएगा साथियों, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किस में? तो देखिए मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो वो कौन सा श्रृंखला है या श्रेणी है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो याद रखिएगा शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? राइट है ऑप्शन नंबर बी, रीटर ने। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। सीड थेरेपी जो होता है ये किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए, ऑप्शन नंबर एक कैंसर। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो देखिएगा रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के का। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मोडियम फोसिपरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोन में। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिए ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में पाया जाता है, यानी लीवर में। अगला है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए जब साथियों ब्लड शुगर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी ये तो करेक्ट होगा। अब देखिए जब रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और जब रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, याद रखना। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स के लिए। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला है वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा हेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक होता है? तो ऑर्कियोप्टेरिक्स प्राणी जो होते हैं वह सरीसृप और पक्षियों का संयोजक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है साथियों उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ध्यान से देखिएगा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अधीर रक्तस्राव क्या है? तो देखिए अधीर रक्तस्राव जो है ये एक आनुवांशिक विकार है साथियों, यानी आनुवांशिक बीमारी है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? तो ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का कैंसर है साथियों, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। अब देखिए थैलेसीमिया ये भी एक वंशानुगत बीमारी है साथियों। ये किसको प्रभावित करती है? तो ब्लड को यानी खून को, ऑप्शन नंबर ए। एलोसोम क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा एलोसोम क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, लिंग गुणसूत्र। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो देखिए इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो उपरोक्त सभी। देखिए सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, ये तीनों ही आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, वंशानुगत बीमारियां होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन आपको इस क्लास में आज कराएं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगे बिहार पुलिस के लिए, तो आप लोग जो है उन सारी क्लासों को जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, और क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।